चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं लेक्चर 3 ऑफ आईबीसी। 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। लेक्चर 2 में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। आज हमें CIRP प्रोसेस से शुरू करना था। उससे पहले मैं आपको एक केस कराना चाहता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। केस का नाम है इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस ICICI बैंक। इस केस में क्या डिसाइड हुआ ना, इस केस में 2 चीज़ें डिसाइड हुई। खैर चीज़ें तो और भी डिसाइड हुई थी, हमारे लिए 2 चीज़ें ज़्यादा रेलिवेंट है। इस केस में डिसाइड हुआ IBC इज़ अ कंप्लीट कोड, और दूसरा इसमें डिसाइड हुआ IBC हैज़ ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर अदर लॉज। IBC इसमें क्या डिसाइड हुआ, IBC अपने आप में एक एग्जॉस्टिव कोड है जो कि डील करता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी से। ये क्या है, अपने आप में एक कंप्लीट कोड है, एग्जॉस्टिव कोड है, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। ये वैसे भी हमने डिस्कस किया था कि ये कंपाइल करके बनाया गया है काफ़ी सारे इंसॉल्वेंसी लॉज को। इसमें सारे इंसॉल्वेंसी लॉज कंसोलिडेट कर दिए थे, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट कोड है। इंसॉल्वेंसी का बाकी सभी लॉज के ऊपर क्या है, ओवरराइडिंग इफेक्ट है। ओवरराइडिंग सेक्शन 238 ऑफ IBC क्या बात करता है, नॉन ऑब्स्टेंटिक लॉज के बारे में। ये कहता है कि IBC का सभी लॉज के ऊपर ओवरराइडिंग इफेक्ट है, चाहे वो स्टेट ने बनाए हो लॉज या सेंटर ने बनाए हो। सारे लॉज के ऊपर क्या है, ओवरराइडिंग इफेक्ट है, चाहे वो कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस हो, चाहे वो रेरा के प्रोविजंस हो, चाहे वो कस्टम्स के प्रोविजंस हो, चाहे वो किसी स्टेट एक्ट के प्रोविजंस हो, किसी लोकल स्टेट के स्टेट एक्ट के प्रोविजंस हो, एक्सेट्रा। सभी लॉज पे IBC का क्या है, ओवरराइडिंग इफेक्ट। एक केस हुआ, इस केस में क्या था ना कि जो कॉर्पोरेट डेटर था वो इम्यूनिटी यूज कर रहा था या प्रोटेक्शन यूज कर रहा था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक लॉ था, एक लॉ था, उस लॉ का नाम था महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग। स्पेशल प्रोविजंस एक्ट। (1958) तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कि आप ये प्रोटेक्शन यूज नहीं कर सकते। IBC का ओवरराइडिंग इफेक्ट है ओवर ऑल लॉज। IBC क्या है ना, IBC क्या है, एक एग्जॉस्टिव कोड है ऑन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंसॉल्वेंसी इन रिलेशन टू कॉर्पोरेट एंटिटीज। इन रिलेशन टू कॉर्पोरेट एंटिटीज। और ये जो IBC है
इसको बनाया गया है अंडर एंट्री 9 ऑफ शेड्यूल लिस्ट 3 इन शेड्यूल 7। एंट्री 9 लिस्ट 3 शेड्यूल 7, सेवन्थ शेड्यूल जो था, सेवन्थ शेड्यूल, इसके अंदर इसको बनाया गया है। इसकी हेडिंग पता है क्या है? बैंकरप्सी। 9th एंट्री के क्या है? बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी। लिस्ट 3 क्या है हमारी? कॉन्करेंट लिस्ट है। इस पे स्टेट और सेंटर दोनों एक्ट बना सकते हैं। तो आईबीसी अपने आप में क्या है? कंप्लीट कोड। आपको किसी और लॉ को रेफर करने की जरूरत नहीं है अगर आईबीसी में हो। इसमें जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट है, जो कुछ आईबीसी में दे रखा है वो कंप्लीट है, एग्जॉस्टिव है। आपको और किसी लॉ में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी और लॉ में कुछ और लिखा भी है तो आईबीसी का उसके ऊपर क्या है? ओवरराइडिंग इफेक्ट है। अगर किसी और लॉ का कुछ लिखा भी है तो आईबीसी का क्या है? ओवरराइडिंग इफेक्ट है। वैसे तो आपको किसी लॉ में जाना ही नहीं है आईबीसी के अलावा। अगर कंपनी एक बार आईबीसी में आ गई तो उस कंपनी को किसी और लॉ में जाना ही नहीं है। पर और किसी लॉ में लिखा है, कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है, कस्टम एक्ट में लिखा है, किसी स्टेट के लॉ में लिखा है, रेरा में लिखा है, सबके ऊपर आईबीसी का क्या है? ओवरराइडिंग इफेक्ट। अब हम आगे चलते हैं। ये केस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लो। आईबीसी में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, सीआईआरपी शुरू करने से पहले एक दो चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर कोई कंपनी क्या करती है? डिफ़ॉल्ट करती है ना। डिफ़ॉल्ट का मतलब अमाउंट ऑफ डेट इसके पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करती है। अगर पेमेंट नहीं करती है किसको? क्रेडिटर को। क्रेडिटर कौन हो सकता है? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फाइनेंशियल क्रेडिटर हो सकता है या ऑपरेशनल क्रेडिटर हो सकता है। फाइनेंशियल क्रेडिटर वो जिससे कंपनी ने लोन लिया है, होम बायर्स थे, डिस्कस किया था। ये जिससे कंपनी ने गुड सर्विसेज लिए, एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट टैक्सेस या ड्यूज सरकार के ड्यूज नहीं पे किए तो वो भी क्या है? ऑपरेशनल डेट होता है। वो भी ऑपरेशनल कैटेगरी में, ऑपरेशनल क्रेडिटर की कैटेगरी में कवर होता है। आईबीसी जब आया था ना तो डिफॉल्ट, तो आईबीसी में क्या लिखा था? हर जगह रीपे। क्या वर्ड यूज हुआ था? रीपे। उसके बाद लॉ मेकर को पता चला कि यार इस रीपे वर्ड में ना कुछ गड़बड़ है। इस रीपे वर्ड में क्या है? कुछ गड़बड़ है। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर की बात करें और आप रीपे कह रहे हो तो समझ आता है, बट ऑपरेशनल क्रेडिटर की बात करो और आप रीपे बोलो तो ये बात कुछ जमती नहीं, क्योंकि इसको हमने कुछ रीपे नहीं करना, इसको तो हमने पेमेंट करनी है इसके गुड्स या सर्विसेज की। तो इस रीपे वर्ड को चेंज किया और अमेंडमेंट लाके इस वर्ड को हर जगह जहां जहां रीपेड लिखा था वहां वहां क्या कर दिया? पेड। ये क्या थी? एक ड्राफ्टिंग मिस्टेक थी। क्या थी? एक ड्राफ्टिंग मिस्टेक थी जिसको करेक्ट किया गया, विच वॉज करेक्टेड। अब क्या है ना, डिफॉल्ट कितने का होना चाहिए? आप सीआईआरपी कब शुरू कर सकता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर खुद सीआईआरपी की एप्लीकेशन कब लगा सकते हैं एनसीएलटी को? जब डिफॉल्ट हो 1 करोड़ का। जब ये एक्ट आया था ना, 2016 की बात है, तो ये लिमिट 1 लाख थी। ये लिमिट कितनी थी? 1 लाख। आज की डेट में ये लिमिट क्या है? 1 करोड़।
ये सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में लिमिट लिखी है, और ये सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में लिमिट लिखी है, और 1 दिसंबर 2016 को सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 इफेक्टिव हुआ था। आईबीसी के प्रोविजन धीरे धीरे इफेक्टिव हुए थे, एक पेस मैनर में, एक फेज मैनर में, स्लो पेस में इफेक्टिव हुए थे आईबीसी के प्रोविजंस। ये लिमिट 24 मार्च 2020 को क्या कर दी थी, 1 करोड़। जब ये 1 लाख की लिमिट मैंने पढ़ी थी ना, तो मुझे लगा था कि 1 लाख की लिमिट कम है बहुत, क्योंकि अगर आप डिफॉल्ट कर रहे हो यार, 1 लाख का कोई कंपनी डिफॉल्ट कर रही है और उसे सीआईआरपी में ले जाए, तो मेरे को ये थोड़ा अजीब लगा था। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो में लिखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये लिमिट बढ़ा सकती है 1 करोड़ तक, और मुझे लगा था कि ये जल्दी बढ़ जाएगी। 24 मार्च 2020 को ये लिमिट कितनी होगी, 1 करोड़। अगर आपको याद हो तो 24 मार्च 2020 को हमारे देश में क्या लगा था, लॉकडाउन। लॉकडाउन लगने से सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे, और अगर बिजनेसेस बंद हो गए तो पेमेंट टू सप्लायर्स कैसे जाएगी, जा ही नहीं सकती। एम्प्लॉयज की सैलरी भी नहीं जा रही थी, और बाकी टैक्सेस, कॉस्ट एक्सेट्रा, पेमेंट्स एक तरीके से रुक गई। जब कंपनी का बिजनेस ही रुक गया तो पेमेंट भी ऑटोमेटिकली रुक जाएंगी। तो क्या एक तो इस लिमिट को बढ़ाया गया, और साथ में एक नोटिफिकेशन आई जिसमें बोला गया कि अगर 6 महीने तक 25 मार्च से 2020 से 6 महीने तक अगर किसी ने डिफॉल्ट किया तो एनसीएलटी में एप्लीकेशन नहीं डाल सकता, क्योंकि एक लॉजिकल बात है, समझने वाली बात है। अगर बिजनेस ही क्लोज्ड है, अगर लॉकडाउन की सिचुएशन है और बिजनेस ही क्लोज है, तो पेमेंट कैसे होगी, पेमेंट हो ही नहीं सकती। और अगर पेमेंट ना होती तो सारे कहाँ जाते, एनसीएलटी में। तो 2 चीजें लाएगी, एक तो लिमिट बढ़ाएगी जो कि जरूरी थी। 1 लाख का अमाउंट बहुत छोटा होता है, 1 करोड़ का अमाउंट जस्टिफाइबल है कि आपने 1 करोड़ की पेमेंट नहीं की, अब आपका सीआईआरपी कराते हैं, क्योंकि 1 लाख की अमाउंट का तो कहीं ना कहीं से पेमेंट हो ही जाती है। तो ये डिफॉल्ट कितने, आज लिमिट कितनी है डिफॉल्ट की, 1 करोड़। ये बाय एमसीए नोटिफिकेशन ये बढ़ाई गई थी। यहां पे लिख लेना सेक्शन 10A, यहां लिख लेना सेक्शन 10A इंसर्ट किया गया था 25 मार्च की नोटिफिकेशन से। सेक्शन 10A इंसर्ट किया गया था, और इसमें ये लिखा गया था कि 6 महीने तक नहीं कर सकते। अगर 6 महीने में, इस 6 महीने में डिफॉल्ट हुआ है तो एनसीएलटी में नहीं आ सकते आप सीआईआरपी के लिए। आज के टाइम में मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट क्या है सीआईआरपी शुरू करने के लिए, 1 करोड़। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूंगा आईबीसी से रिलेटेड। सीआईआरपी शुरू करने से पहले कुछ फैक्ट्स देखते हैं आईबीसी के। आईबीसी में जितने केसेस आते हैं ना, मान लो 100%, 100% केसेस आते हैं, तो इनमें से 50% केस इनका तो क्या हो जाता है, लिक्विडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है इनका, तो लिक्विडेशन ही हो जाता है, इनका लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो जाता है। इनमें से 10-15% केसेस का रेजोल्यूशन होता है, या रिवाइवल कह सकते हो आप। कितने परसेंट केसेस का, 10 से 15% केसेस का बस रेजोल्यूशन होता है, और बाकी के बचे केसेस
35 से 40% केसेस विड्रॉ हो जाते हैं। सेक्शन 12A ऑफ आईबीसी में लिखा है कि अगर 90% ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या होता है, इसमें सारे क्रेडिटर्स होते हैं जिसके कंपनी को पैसे देने होते हैं, उनकी क्या बोलती है, कमिटी गठित होती है, कमिटी बनती है। अगर 90% ऑफ सीओसी ने, क्या होता है ये बाय वैल्यू होता है, जितने वोटिंग शेयर कैसे होता है इसमें बाय वैल्यू होता है, जितना आपका उससे उधार बनता है उतनी बाय वैल्यू होता है। अगर 90% बाय वैल्यू अगर इसको अप्रूव कर देते हैं कि हमें विड्रॉ करनी है एप्लीकेशन, तो विड्रॉ कर सकते हैं। 35 से 40% एप्लीकेशन आईबीसी की विड्रॉ हो जाती है। विड्रॉ क्यों हो जाती है, कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाती है, इनकी क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाती है, तो इसलिए विड्रॉ हो जाते हैं। अगर आप इन फैक्ट्स को देखोगे तो 50% केसेस में लिक्विडेशन ऑर्डर आ जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जब आईबीसी में कंपनी आती है ना, तो रेजोल्यूशन प्लान में क्या होता है कि आप कोई दूसरी कंपनी आके हमारे कॉर्पोरेट डेटर को टेक ओवर कर ले, और जो अमाउंट देगी वो टेक ओवर का, वो किसको मिल जाता है, क्रेडिटर्स को मिल जाता है। पर सोच के देखो कि कोई भी, मान लो कोई 500 करोड़ का इस पे लोन है और 100 करोड़ की इसके पास एसेट्स हैं, नेट लायबिलिटीज, ये लायबिलिटीज हैं, ये एसेट्स हैं, 400 करोड़ है। तो कोई भी इस कंपनी को टेक ओवर करेगा तो इस कंपनी के बताओ 600 करोड़ रुपए देगा या 200 करोड़ रुपए देगा, या 200 से 300 करोड़ रुपए देगा। ये कंपनी क्या है ना, एक तरीके से ऐसी कंपनी है जो कि बिल्कुल बंद होने के कगार पे थी, जिसका बिजनेस शायद ठप है, और कोई बंदा इसको आ रहा है, अगर कोई और कंपनी इसको आके टेक ओवर कर रही है तो क्या करेगी, उसको पहले तो पूरा मैनेजमेंट अपने हाथ में लेना पड़ेगा, कंपनी में R&D करनी पड़ेगी, कंपनी के प्रोडक्ट सुधारने पड़ेंगे, कंपनी का कस्टमर बेस अच्छा करना पड़ेगा, पूरा कंपनी को टर्न अराउंड करना पड़ेगा, तब जाके प्रॉफिटेबल होगी। और वैसे भी वो इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए कुछ पैसा दे रही है, उस एक्वायर करने को भी उसको बहुत टाइम लगेगा। तो कोई भी रेजोल्यूशन प्लान लेके आएगा, कोई भी कंपनी को टेक ओवर करके लेके जाएगा, तो बट ऑब्वियस है वो कम पैसे देगा। इसको क्या बोलते हैं हम, हेयर कट। इसको क्या बोलते हैं हम, हेयर कट। हेयर कट का मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। और हेयर कट किस पे भारी पड़ता है, क्रेडिटर्स पे। इनको कम पेमेंट मिलती है, इनको पेमेंट क्या मिलती है, लेस पेमेंट मिलती है। इनके पेमेंट में क्या होता है, रिडक्शन होता है, इसी को क्या बोलते हैं, हेयर कट। ये कम से कम भी 400 करोड़ की कंपनी के सिर्फ 200 करोड़ रुपए देगा। अगर ऐसा केस है कि 200 करोड़ रुपए दे रहा है, तो रेजोल्यूशन प्लान कैसे एक्सेप्ट होगा, कोई रेजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट कैसे करेगी सीओसी, वो कहेगी यार इससे बढ़िया तो हम कंपनी को लिक्विडेट करते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ और पैसे आते हैं, तो लिक्विडेशन ऑर्डर ही पास हो जाता है, कंपनी के एसेट्स बेचते हैं, कहीं ना कहीं से कंपनी ने जो लोगों को लोन दिया होता है, दूसरी कंपनी को लोन दिया होता है, वहां से पैसे ले लेते हैं, वहां से अपनी रिकवरी कर लेते हैं। इनसे तो रहने ही देते हैं, ये तो कुछ रेजोल्यूशन प्लान में दे ही नहीं रहे, इसलिए इतने कम रेजोल्यूशन होते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा क्या होता है, लिक्विडेशन ऑर्डर ही पास हो जाते हैं, क्योंकि रेजोल्यूशन प्लान ही नहीं आते। पहली बात तो कोई एक बेकार कंपनी को लेना क्यों चाहेगा ज्यादा रेट में, और जितना वो रेट बोलेगा, जितना वो कंपनी के लिए बोलेगा कि मैं इतने में टेक ओवर करना चाहता हूं, उतना क्रेडिटर्स मानेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली रेजोल्यूशन प्लान आया तो फेल हो गया, और लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर देता कौन, एनसीएलटी। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि अगर 100 करोड़, मान लो 100 करोड़ रुपए
रिकवर करने हैं ना क्रेडिटर्स को, 100 करोड़ रुपए रिकवर करने हैं, तो उसमें से 30 से 40% ही रिकवर होता है। कितना? 30 से 40% ही रिकवर होता है, बाकी 60 से 70% ये क्या होता है, हेयर कट हो जाता है। तो इसकी मार क्रेडिटर्स को ही पड़ती है एट द एंड। अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो इसकी मार किसको पड़ती है? क्रेडिटर्स को ही पड़ती है। अब आपको मैंने एक जेपी का केस बताया था, जेपी इंफ्राटेक का केस बताया था, अगर याद हो लास्ट क्लास में, तो उसका मैंने आपको बताया था कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस वैसे तो 180 दिन में खत्म होना चाहिए, बट मैक्सिमम वो 330 दिन तक चला जाता है एक्सटेंशंस के साथ। पर जेपी का केस 5 साल खत्म हो चुके हैं, 6ठा साल चल रहा है। ऐसा क्यों? देखो, एक तो कोई रेजोल्यूशन प्लान नहीं आ रहा ढंग का, दूसरी बात, वहां पे 30,000 होम बायर्स हैं। अब होम बायर्स के साथ क्या होता है ना, किसी ने बहुत मुश्किल से पैसा जोड़ के एक घर खरीदा और आप उसको हेयर कट करने को बोल रहे हो। उसने मान लो 12 साल पहले, 12 से 15 साल पहले बुकिंग कराई थी, तब अमाउंट दिया था 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, और आप उसको कह रहे हो कि 70% रिडक्शन कर दे, 10 लाख में से 70% रिडक्शन कर दे, तो वो कैसे मान लेगा? इसलिए इतना लंबा केस खींचे जा रहा है। क्योंकि होम बायर्स क्या होते हैं ना, होम बायर्स वो लॉस ले नहीं सकते। अगर बैंक ने लोन दे रखा है तो वो लॉस ले भी लेगा, क्योंकि वो बिजनेस है, वो एक जगह लॉस लेगा तो कहीं और से प्रॉफिट कर लेगा। ये लोग क्या है? होम बायर्स है, इंडिविजुअल्स है। ये कहां से? इनका बिजनेस थोड़ी है, इन्होंने तो पैसे दिए थे फ्लैट के लिए, इनको ना फ्लैट मिला और ना इनको इनके पैसे मिल रहे। तो ये कुछ फैक्ट्स रखे मैंने आपको आईबीसी शुरू करने से पहले। अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2 में, क्या है हमारा? इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन, कॉर्पोरेट एंटिटीज। सबसे पहला उसमें सेक्शन 6 से सेक्शन 32A क्या बात करता है? CIRP की। सेक्शन 33 से सेक्शन 54 हमारा शुरू हो जाता है लिक्विडेशन। सेक्शन 54A से 54P हमारा PPIRP, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है? ये MSMEs के लिए होता है। सेक्शन 54A से 54P उसके बाद उसके बारे में बात करता है, और सेक्शन 59 बात करता है वॉलंटरी लिक्विडेशन के बारे में। ये सेक्शंस हमें पढ़ने हैं। हम शुरू करते हैं। हमने सेक्शन 4 देख लिया, जिसमें हमने डिफॉल्ट का अमाउंट देखा कि 1 करोड़ होता है। डिफॉल्ट का अमाउंट 1 करोड़ है, जो कि पहले 1 लाख था। अब हम देखते हैं सेक्शन 6 में क्या लिखा है। सेक्शन 6 में लिखा है persons who may initiate CIRP। CIRP की एप्लीकेशन कौन लगा सकता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर लगा सकता है। ऑपरेशनल क्रेडिटर लगा सकता है, और कॉर्पोरेट डेटर खुद लगा सकता है। कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ
सेक्शन 7 में फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन लगा सकता है, सेक्शन 8 सेक्शन 9 में ऑपरेशनल क्रेडिटर, और सेक्शन 10 बात करता है कॉर्पोरेट डेटर कैसे एप्लीकेशन लगा सकता है। ये लोग क्या कर सकते हैं, कैन फाइल एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP टू NCLT। कैसे फाइल करेंगे आगे के सेक्शंस में आएगा। सेक्शन 11 बात करता है कि पर्सन्स जो कि इनएलिजिबल है, जो कि नहीं लगा सकते एप्लीकेशन किसकी, CIRP की। क्या है ये, एंटाइटल्ड ही नहीं है, इनएलिजिबल की जगह लिख लो एंटाइटल्ड ही नहीं है, पर्सन्स नॉट एंटाइटल्ड। सबसे पहला आता है इसमें कॉर्पोरेट डेटर अंडरगोइंग CIRP और PPIRP। अगर किसी कॉर्पोरेट डेटर का ऑलरेडी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है या PPIRP चल रहा है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप, एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। ये केस हमने मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज की लेक्चर में भी देखा था। एक केस में क्या हुआ था, ऑल्दो उसमें हाई कोर्ट का केस था, इसमें भी यही है कि अगर एक क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगा दी किसको, NCLT को, तो क्या होगा, वो क्रेडिटर अकेला खुद के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाता, वो ऐसा माना जाता है कि वो एप्लीकेशन लग रही है फॉर अ क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, वो सबके लिए लग रही है, उसमें सब क्रेडिटर्स पार्टी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक क्रेडिटर एप्लीकेशन एक लगा रहा है, दूसरा क्रेडिटर दूसरी एप्लीकेशन लगा रहा है, तीसरा क्रेडिटर तीसरी एप्लीकेशन लगा रहा है, ऐसा नहीं, एक ही बार एप्लीकेशन लगेगी और उसके अलावा कोई एप्लीकेशन लगेगी। पहला क्या है, CD अंडरगोइंग, कॉर्पोरेट डेटर अंडरगोइंग CIRP और PPIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। दूसरा क्या है, फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑफ CD जो कि है अंडरगोइंग PPIRP। इसको आप कर लो A और इसको आप कर लो AA। फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर भी नहीं लगा सकते एप्लीकेशन उस CD के लिए, उस कॉर्पोरेट डेटर के लिए जिसका PPIRP ऑलरेडी चल रहा है। B, ऐसा कॉर्पोरेट डेटर जिसने अभी कंप्लीट किया है CIRP इन प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, अभी पीछे 12 महीने में तो तुम अपना CIRP कंप्लीट करके आए हो, तुम फिर आ गए एप्लीकेशन लगाने। अगर तुम फिर आ गए एप्लीकेशन लगाने, नहीं लगा सकते, नॉट एंटाइटल्ड। कॉर्पोरेट डेटर हु हैज कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड पिछले 12 महीने में अगर आपने लगाई है, ये थोड़ी कि आपने CIRP लगाई है, CIRP पूरा हो गया, उसके 1 महीने बाद फिर से आप एप्लीकेशन लगा रहे हो, उसके 2 महीने बाद फिर से आप एप्लीकेशन लगा रहे हो, अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। BA, CD in respect of whom, CD in respect of whom resolution plan has been approved, resolution plan has been approved under chapter 3A, under chapter 3A। चैप्टर 3A किसके बारे में बात करता है, प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के बारे में। मैंने कई बार बताया कि ये MSME से रिलेटेड है, प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अगर ऐसा कोई कॉर्पोरेट डेटर है जिसका रेजोल्यूशन प्लान किस में अप्रूव हो चुका है, ये क्या था MSME, और ये किस में अप्रूव हो चुका है इसका रेजोल्यूशन प्लान, चैप्टर 3A में, तो यहाँ पे नहीं आ सकता। वो क्या नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता CIRP अपना शुरू करवाने। और इन प्रीसीडिंग 12 मंथ्स है ये, इन प्रीसीडिंग
12 months। रेजोल्यूशन प्लान इसका अप्रूव हो चुका है इन प्रीसीडिंग 12 months। ऐसा कॉर्पोरेट डेटर या फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसने क्या किया, वॉयलेट किया है टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन प्लान which was approved (12 months) before making application, to NCLT for CIRP। ठीक है, यहां पे लॉ मेकर क्या कहना चाहता है ना कि अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर ने रेजोल्यूशन प्लान की टर्म्स को वॉयलेट किया है। रेजोल्यूशन प्लान देखो, एक तो वैसे ही इतनी मुश्किल से रेजोल्यूशन प्लान बनता है, उसकी टर्म्स को भी वॉयलेट किया तो एक तो आप वॉयलेटर हो, क्या हो, वॉयलेटर हो। और आपको ऐसे जो लोग वॉयलेट कर रहे हैं उनको हम क्या नहीं करने देंगे, हम उनको एप्लीकेशन नहीं लगाने देंगे। 12 महीने का टाइम है वैसे तो इनको लगाने ही नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से, पर 12 महीने का टाइम है, इनको एप्लीकेशन नहीं लगाने देंगे क्योंकि ये लोग थोड़े बदतमीज लोग हैं। इन्होंने क्या किया है, वॉयलेट किया है टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। एक ऐसा कॉर्पोरेट डेटर जिसके खिलाफ लिक्विडेशन ऑर्डर ऑलरेडी पास हो चुका है। लिक्विडेशन ऑर्डर हैज बीन मेड। भाई लिक्विडेशन ऑर्डर कब पास होता है, या तो कोई रेजोल्यूशन प्लान आया ही नहीं, मतलब CIRP एक तरीके से फेल हो गया, रेजोल्यूशन प्लान आया ही नहीं। रेजोल्यूशन प्लान आया ही नहीं का मतलब कोई बिडर ही नहीं आया, कोई कंपनी को टेक ओवर करने ही नहीं आया और रेजोल्यूशन प्लान बना ही नहीं, CIRP फेल हो गया, तब कंपनी कहाँ चली जाती है, लिक्विडेशन में। NCLT क्या पास कर देता है, लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर देता है। अगर किसी कंपनी का लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया है तो आप दोबारा एप्लीकेशन लगाने CIRP की क्यों आ रहे हो। ये लोग हैं सबसे पहला कॉर्पोरेट डेटर अंडरगोइंग CIRP और PPIRP, फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑफ CD अंडरगोइंग PPIRP, कॉर्पोरेट डेटर हैविंग completed CIRP in preceding 12 months. CD in respect of his resolution plan has been approved under chapter 3 in preceding 12 months. उसके बाद है जिसने रेजोल्यूशन प्लान वॉयलेट किया उसको भी नहीं आने देंगे 12 महीने तक। लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो चुका है उसको भी नहीं आने देंगे, उसको भी एप्लीकेशन हम नहीं लगाने देंगे। इसके साथ इसकी दो एक्सप्लेनेशंस हैं, सेक्शन 11 की एक्सप्लेनेशन 1 में क्या लिखा है देखो। कॉर्पोरेट डेटर्स इंक्लूड कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूड्स कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। कॉर्पोरेट डेटर का मतलब क्या होता है, जिसने लोगों के उधार देने हैं, डेट्स अभी चुकाने हैं, वो कौन है, कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन है, जो कि IBC में NCLT को एप्लीकेशन लगाता है। कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूड्स कॉर्पोरेट एप्लीकेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर के में क्या इंक्लूड है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, जो कि कौन है, जो कि एप्लीकेशन लगाता है NCLT को। डेटर इंक्लूड्स एप्लीकेंट। डेटर भी वैसे तो एप्लीकेशन खुद लगा सकता है, आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 10 में। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, जब एक्सप्लेनेशन 2 बताऊंगा तो एक्सप्लेनेशन 1 ज्यादा समझ आएगी। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट a corporate debtor referred in A to D from initiating
from initiating CIRP against another corporate debtor। मान लो एक कॉर्पोरेट डेटर है, इसको क्या करने हैं, लोगों के लोन चुकाने हैं, इसको क्या करने हैं, लोन चुकाने हैं, और इसका CIRP शुरू नहीं हो सकता। इसका क्या है, इसका CIRP शुरू नहीं हो सकता, या फिर ये ऑलरेडी ये CIRP के अंडर है। तो ये क्या कॉर्पोरेट एप्लीकेंट नहीं बन सकता। मतलब क्या इसने किसी को लोन दिया होगा, इसने भी हो सकता है किसी को लोन दिया हो, इसका वो CDO भाई हो सकता है X लिमिटेड है ये, इसने एक Y लिमिटेड को लोन दिया है और ये Y लिमिटेड X लिमिटेड के पैसे नहीं दे रही, तो ये भी एक तरीके से Y लिमिटेड भी कॉर्पोरेट डेटर होगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये सेक्शन 11 में क्या है, अगर ये नहीं है कि अगर X लिमिटेड सेक्शन 11 में एंटाइटल्ड नहीं है CIRP के लिए, तो ये नहीं है कि ये Y लिमिटेड के अगेंस्ट CIRP शुरू नहीं कर सकती। अगर X लिमिटेड सेक्शन 11 में CIRP प्रोसेस शुरू नहीं कर सकती, तो ऐसा नहीं है वो अपने लिए शुरू नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है कि वो Y लिमिटेड, ऐसा नहीं है तो Y लिमिटेड अपने जिसको उसने लोन दे रखा है उसके लिए एप्लीकेशन नहीं लगा सकती IBC में CIRP चालू करने के लिए। X लिमिटेड जो है वो Y लिमिटेड के अगेंस्ट एप्लीकेशन लगा सकती है NCLT में, ये लिखा है एक्सप्लेनेशन में। कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूड्स कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, कॉर्पोरेट डेटर खुद भी कॉर्पोरेट एप्लीकेंट हो सकता है, और अगर वो सेक्शन 11 में एंटाइटल्ड नहीं है एप्लीकेशन लगाने के लिए CIRP के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट CIRP चालू नहीं कर सकता, वो किसी दूसरे कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट CIRP चालू कर सकता है। यहां हमारा खत्म हो गया सेक्शन 6 और सेक्शन 11। अब हम शुरू करते हैं सेक्शन 6 और सेक्शन 11 के बाद सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 बात करता है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है वो एप्लीकेशन लगा सकता है NCLT को अगर उसके पैसे कॉर्पोरेट डेटर ने नहीं दिए। फाइनेंशियल क्रेडिटर कैन इनिशिएट CIRP अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर, और वो किस सेक्शन के एज पर विच सेक्शन ही विल अप्लाई एज पर सेक्शन, फाइनेंशियल क्रेडिटर विल अप्लाई एज पर सेक्शन 7 ऑफ IBC 2016। Financial creditor can come through the route of section 7। सेक्शन 7 में कौन आता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर। सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में कौन आता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर। सेक्शन 10 में कॉर्पोरेट डेटर खुद एप्लीकेशन लगाता है NCLT को कि हमसे लोगों के लोन चुकाए नहीं जा रहे, हमारा CIRP शुरू कर दो। फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है इनिशिएशन ऑफ CIRP बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। सेक्शन 7 बात करता है। क्या लिखा है कि अगर इसको एप्लीकेशन फाइल करनी है तो कौन से फॉर्म में फाइल करनी है, फॉर्म 1। फाइनेंशियल क्रेडिटर फॉर्म 1 में NCLT को एप्लीकेशन लगा सकता है for initiation of CIRP। Financial creditor may file an application to NCLT in Form 1 for initiation of CIRP against a corporate debtor। अगर उसने डिफॉल्ट किया, इफ कॉर्पोरेट डेटर हैज मेड अ डिफॉल्ट कितने अमाउंट का था, 1 करोड़ का। किसी CD ने डिफॉल्ट कर दिया, if the CD has made a default कितने का, 1 करोड़ का, अमाउंटिंग ₹1 करोड़, then financial creditor may apply। क्या शब्द लिखा है, may apply। shall लिखा है, नहीं, मैंडेटरी नहीं है। may apply in form 1, may apply to NCLT for initiation of CIRP। फाइनेंशियल क्रेडिटर सिंगली भी लगा सकता है एप्लीकेशन और जॉइंटली भी लगा सकता है। क्या है, फाइनेंशियल क्रेडिटर सिंगली भी लगा सकता है और जॉइंटली भी लगा सकता है दूसरे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के साथ, विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स।
मैंने अभी बताया था ना कि ऐसा नहीं होगा कि FC1, FC2, FC3 अलग अलग एप्लीकेशन लगा रहे, एक ही एप्लीकेशन लगेगी और वो सब क्रेडिटर्स के बिहाफ पे लगेगी। सारे क्रेडिटर जो होंगे दे आर द पार्टी ऑफ CIRP। ऑल क्रेडिटर्स आर पार्टी ऑफ CIRP। इनफैक्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स भी दोनों पार्टी होते हैं CIRP के, सबके पैसे मिलते हैं। जब ये एप्लीकेशन लगाएगी ना, एप्लीकेशन में एक तो ये एविडेंस देगी, फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या देगा, एविडेंस देगा, और दूसरा एक ये प्रपोज करेगा नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू बी अपॉइंटेड एज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। आप लोग सीएस हैं, नेम ऑफ यहाँ पे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कर दो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वैसे एक ही चीज है। आप लोग पीसीएस जो कि जिसने इंसॉल्वेंसी का एग्जाम भी दे रखा है, जिसने अपने आप को एनरोल भी करा रखा है, जिसने अपने आप को रजिस्टर भी करा रखा है, एनरोल किसके साथ, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के साथ, ICSI की आप कराओगे, रजिस्टर ऑफ IBBI के साथ कराओगे, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप क्या बन सकते हो, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन सकते हो। एविडेंस देगा डिफॉल्ट का। NCLT का एक ऑर्डर है, NCLT का एक ऑर्डर है कि हम सिर्फ NESL, इसका मतलब इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, सिर्फ हम NESL इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का जो हम एविडेंस है उसको एडमिट करेंगे और किसी को एडमिट नहीं करेंगे। आपको एक तो एविडेंस देना पड़ेगा और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम देना पड़ेगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम देना पड़ेगा। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल 30 डेज तक अपॉइंट होता है और टिल अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। फाइनल मैं बोल रहा हूं, लॉ में आपको इसका नाम मिलेगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, और इंटरिम के केस में इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। आपको समझाने के लिए यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, फाइनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। जब तक फाइनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट नहीं होता तब तक कौन रहता है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करता है। ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को कौन अपॉइंट करता है बाद में, COC। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, चलो पूछ ही लेता हूं। अभी मान लो एप्लीकेशन एडमिट हो गई, अभी के लिए एडमिट हो गई। अभी मैं बताऊंगा और चीजें भी बताऊंगा इसमें, अभी के लिए समझ लो कि मान लो एप्लीकेशन एडमिट हो गई। अब बताओ कि आप रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हो, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हो, आप क्या करोगे सोच के बताओ। सबसे पहला तो आप उन क्रेडिटर्स की लिस्ट बनाओगे, उन क्रेडिटर्स को कलेक्ट करोगे, कोलेशन ऑफ क्रेडिटर्स करोगे और उनकी एक कमेटी बनाओगे जिन क्रेडिटर्स का कॉर्पोरेट डेटर को पैसा देना है। लिस्ट बनाओगे, किस क्रेडिटर को कितना पैसे देना, लिस्ट बनाओगे। दूसरा आप क्या करोगे, अगर एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है ना तो पावर्स ऑफ बोर्ड सस्पेंड हो जाती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मैनेजमेंट की पावर है वो क्या हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास क्या आ जाती है, पावर ऑफ बोर्ड। पर मैं नहीं मानता कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो डिसीजन लेते हैं वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जाके लेगा, ऑल्दो उसके पास पावर आ चुकी है, पर उसको बिजनेस थोड़ी चलाना आता है यार। वो तो यहाँ पे CIRP कराने आया, वो तो आपका रिवाइवल कराने आया है। तो क्या करेगा वो, रिवाइवल से रिलेटेड जो भी होगा ना वो काम करेगा। वो क्या करेगा, क्लेम्स इकट्ठे करेगा, क्रेडिटर्स की कमिटी बनाएगा और देखेगा किसके क्लेम कितना, जितना उन्होंने क्लेम किया है क्या उतना अमाउंट का क्लेम है भी कि नहीं। वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस से रिलेटेड जो भी काम होगा वो IRP करेगा। जो भी लॉ का कंप्लाई करना होगा कौन करेगा, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ही करेगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ही करेगा। इसका काम शुरू हो जाता है यहाँ पे। अच्छा क्या है ना, इसने क्या लगा दी, एप्लीकेशन लगा दी। अब NCLT के पास 14 डेज होते हैं
14 डेज में या तो एप्लीकेशन वो एडमिट कर लेगा, कौन, NCLT, या इसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। एप्लीकेशन एडमिट कब कर लेगा और रिजेक्ट कब कर देगा? अगर NCLT को लगा कि डिफॉल्ट हुआ है, डिफॉल्ट हैज अकर्ड, दूसरा एप्लीकेशन इज कंप्लीट, और तीसरा जो इन्होंने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम प्रपोज किया था ना, इसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही, दैट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर नॉट पेंडिंग अगेंस्ट द नेम प्रपोज्ड, द नेम ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रपोज्ड बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल है, डिफॉल्ट है, एप्लीकेशन कंप्लीट है और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं चल रही, तो एप्लीकेशन को कर लेगा एडमिट। और यह इसी को हम बोलेंगे, जिस दिन NCLT एप्लीकेशन को एडमिट करता है उसी को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। और इसी इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के 180 दिन तक आपको CIRP पूरा करना है। 90 डेज की एक्सटेंशन कौन देता है? NCLT। और 60 दिन मिलते हैं आपको, कोई स्टे वगैरह लग जाए, कोई और सूट चल रहा है पेंडिंग सूट की वजह से, उसमें आपको 60 दिन मिलते हैं। टोटल 330 दिन का ये प्रोसेस है। इसी डेट से 180 दिन काउंट होते हैं। एप्लीकेशन रिजेक्ट कब हो जाएगी? अगर डिफॉल्ट नहीं हुआ, अगर NCLT को लगता है कि डिफॉल्ट नहीं हुआ, एप्लीकेशन क्या है, इनकम्प्लीट है, या फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है, तो एप्लीकेशन क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। एप्लीकेशन क्या हो जाएगी? आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। पर 7 दिन मिलते हैं, 7 डेज मिलते हैं आपको फॉर रेक्टिफिकेशन। NCLT shall give 7 days for rectification ऑफ एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को रेक्टिफाई करने के लिए 7 दिन मिलते हैं। और इस बात की खबर NCLT shall communicate to, इस बात की खबर किसको दे देगा? फाइनेंशियल क्रेडिटर। अगर उसने एप्लीकेशन एडमिट कर ली तो इस बात की कम्युनिकेशन किसको कर देगा? फाइनेंशियल क्रेडिटर को एंड कॉर्पोरेट डेटर को। If the application is admitted, NCLT shall communicate the same to financial creditor and corporate debtor. If the application is rejected, then NCLT shall communicate the same to financial creditor so that he can rectify the same. NCLT कितना समय देता है? 7 दिन का वैसे समय देता है रेक्टिफाई करने का। अगर उसने रेक्टिफाई नहीं करी तो एप्लीकेशन फाइनली क्या हो जाती है? रिजेक्ट हो जाती है। अब क्या है ना, अगर किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर का हमने क्या देखा, 1 करोड़ का क्या बन रहा है, 1 करोड़ का क्या बन रहा है? डिफॉल्ट बन रहा है। मैंने आपको बताया था होम बायर भी क्या ट्रीट होते हैं, होम बायर्स भी क्या ट्रीट होते हैं? फाइनेंशियल क्रेडिटर। बिकॉज कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, होम बायर से जो आपने पैसा लिया ना, जो ये अलॉटीज हैं, जो जिन अलॉटीज से आपने पैसा लिया है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए, वो क्या है? वो पैसा क्या होता है? डीम्ड मान लिया जाता है। वो डीम्ड मान लिया जाता है। इट इज टाइप ऑफ बोरोइंग। आपने क्या किया? अमाउंट बोरो किया, वो डीम कर लिया जाता है, क्योंकि आप उनको फ्लैट भी नहीं दे रहे हो और आपने उनसे पैसा भी ले लिया। क्या होता है? उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा आ जाता है? बोरोइंग जैसा आ जाता है। तो उनको क्या माना जाता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब क्या हुआ ना, जैसे ही होम बायर्स को अमेंडमेंट लाई गई और होम बायर्स को फाइनेंशियल क्रेडिटर ट्रीट किया गया। जैसे ही अमेंडमेंट आई ना, थाउजेंड्स ऑफ होम बायर्स ने क्या करना शुरू कर दिया? एप्लीकेशन लगानी शुरू कर दी NCLT को। मान लो किसी को पोजेशन नहीं मिला, उसने क्या किया? डेवलपर के अगेंस्ट क्या कर दिया? डेवलपर के अगेंस्ट एप्लीकेशन लगा दी CIRP की।
डेवलपर्स परेशान होके चले गए कोर्ट में कि ये क्या कर दिया आपने, ये तो अगर एक होम बायर की पोजीशन नहीं दे रहे, ये तो हमारे पास एनसीएलटी में सीआईआर पे लगाने आ जाते हैं। तो एक और अमेंडमेंट लाएगी और कहा गया कि कितने होम बायर्स एप्लीकेशन लगा सकते हैं एनसीएलटी में। 100 होम बायर्स, ये 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ होम बायर्स। इतने लोग क्या लगा सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ये क्या होने चाहिए, सेम प्रोजेक्ट के होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम प्रोजेक्ट के। ये क्या है, विच एवर इज लेस। ये क्या लगाएंगे, जॉइंटली एप्लीकेशन लगाएंगे, तभी क्या होगी, एप्लीकेशन एडमिट होगी। डिबेंचर होल्डर्स भी हैं, अगर डिबेंचर होल्डर्स भी हैं तो उनके साथ भी सेम है, 100 डिबेंचर होल्डर्स या फिर 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, विच एवर इज लेस। अगर इनका केस है और ये फाइनेंशियल क्रेडिटर है, विच एवर इज लेस, तो जॉइंटली एप्लीकेशन लगेगी। ऐसा नहीं कि एक एक होम बायर अपने एक एक फ्लैट के लिए एप्लीकेशन लगा रहा है। ये जो 14 डेज है ना, ये जो 14 डेज हैं, हो सकता है कि एनसीएलटी, देखो एनसीएलटी क्या है, एनसीएलटी खाली तो बैठा नहीं, उसके पास सिर्फ एक एप्लीकेशन तो आती नहीं, उसके पास कंपनीज एक्ट 2013 के भी मैटर्स आते हैं, आईबीसी के भी मैटर्स आते हैं और बहुत सारी एप्लीकेशन आ सकती है। हो सकता है 14 दिन में वो जो ये एविडेंस है ना, इसको वैलिडेट ना कर पाए। क्या है, जो डिफॉल्ट अक्कड़ है, इसका जो है क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट क्या कर पाए, एसर्टेन ना कर पाए। हो सकता है एनसीएलटी एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट एसर्टेन ना कर पाए, तो क्या करेगा ना, वो ऑर्डर तो पास कर देगा एडमिट करने का, पर रीजन दे देगा, पर रीजन इन राइटिंग दे देगा कि हम क्यों ये जो एसर्टेन नहीं कर पाए एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट। 14 दिन। और सुप्रीम कोर्ट का एक केस है कि जो 14 डेज है ना, ये रिकमेंडेटरी हैं। क्या ये रिकमेंडेटरी हैं, मैंडेटरी नहीं है। दीज आर नॉट मैंडेटरी, दीज आर डायरेक्टरी। ये रिकमेंडेटरी हैं या डायरेक्टरी हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। देखो आप एनसीएलटी के साथ ऐसा कर भी नहीं सकते। एक तो आईबीसी में बहुत टाइट टाइमलाइंस दे रखी हैं, बहुत ज्यादा क्या है, टाइट टाइमलाइंस है एनसीएलटी में, और एक गवर्नमेंट बॉडी है एनसीएलटी का, एक गवर्नमेंट बॉडी है, और इनको मैंडेटरी नहीं कर सकता, कोई मैंडेटरी नहीं कर सकता। एनसीएलटी बोलेगा नहीं यार टाइम क्या करे, एप्लीकेशन इतनी सारी है, एनसीएलटी कुछ तो एनसीएलटी है देश में, वर्कलोड ज्यादा नहीं कर सकते हम, तो ये क्या है, 14 डेज इज डायरेक्टरी या फिर रिकमेंडेटरी, नॉट मैंडेटरी। ये कौन से केस में डिसाइड हुआ था, केस का नाम यहाँ लिख रहा हूं 14 डेज वाले का, सुरेंद्रा ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस जुग्गीलाल JUGGILAL कमलापट, क्या है, कमला KMLAPET, कमलापट जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड। अगर आपको इतना लंबा केस याद नहीं होता तो सिर्फ ये लिख सकते हैं एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं, इन रेफरेंस सुरेंद्रा ट्रेडिंग कंपनी, ऐसे लिख सकते हैं अगर आपको पूरा केस याद नहीं होता। चलिए दोस्तों, आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही। सेक्शन 7 कवर कर लिया हमने, सेक्शन 6 कवर कर लिया, सेक्शन 11 कवर कर लिया, एक केस लॉ कवर कर लिया, डिफॉल्ट के बारे में बातचीत कर ली, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर कैसे एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।